हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन। मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोगों का प्रिपरेशन ठीक ठाक चलता होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी का मस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस। आप लोग देखे होंगे जो बीएसटी का पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट कर दिया, बीएसटी का एमसीक्यू पूरा खत्म कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लें। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी का जो भी मस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन होगा, जिसका पूछे जाने का चांस 99% है, अगर पूछेगा इस चैप्टर से तो यही प्रश्न आएगा। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी हम कर देंगे। लेकिन अभी क्वेश्चंस दे देते हैं ताकि आप लोग पढ़े भी होंगे तो आप अपने पढ़ाई को आंक लेंगे कहाँ तक है, और जो छूटा होगा वो आप पढ़ेंगे और फिर हम जब वीडियो अपलोड करेंगे एक्सप्लेन करके तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि बिहार के कोने कोने तक यह वीडियो जा सके। इसके लिए आपको थोड़ा शेयर करना है। तो चलिए चैप्टर वाइज हम वीवीआई थ्योरी आप लोगों को देते हैं। सबसे पहला चैप्टर है, आप लोग जान रहे हैं, गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो आपको देखना है वो देखना है अलाभकारी संगठन या गैर लाभकारी संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है, इसके विशेषताओं को। फिर आगे आता है आय व्यय खाता किसे कहते हैं, इसकी विशेषता, यानी कि प्राप्ति और भुगतान खाता और आय व्यय खाता, इन दोनों का विशेषता देख लेना है। फिर देखना है प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता में अंतर, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, आगे है प्राप्ति और भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर। ठीक है, दोनों लगभग सेम अकाउंट है लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस है जो आपको देख लेना है। हम चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लास्ट में कुछ हम टिप्स देंगे, इसीलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। छठा क्वेश्चन है पूंजी निधि क्या है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। ठीक है, सातवां इंपोर्टेंट में आता है चंदा क्या है, चालू वर्ष की चंदा की गणना किस प्रकार की जाती है, आय व्यय खाता और लाभानी खाता में डिफरेंस। ठीक है, कोष आधारित लेखांकन क्या है, दान, आजीवन सदस्यता शुल्क, समर्पित निधि, और इसमें एक और ऐड कर लीजिए वसीयत। ठीक है ना, वसीयत क्या होता है। इतना आप यानी कि 10-11 क्वेश्चंस आप अगर एनपीओ से देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चंस छूटेगा नहीं। आगे आता है साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। इसमें से आपको देखना है साझेदारी की परिभाषा दें, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। दूसरे नंबर पे आता है साझेदारी संलेख क्या है, इसके तत्वों को लिखें। तीसरे नंबर पर साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रावधानों को लिखें। ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको 100 में 100 मार्क्स लेना है तो सभी प्रश्नों को जरूर याद करके जाएं। ठीक है, चलिए आगे आता है अस्थायी पूंजी एवं परिवर्तनशील पूंजी में अंतर। फिर आता है लाभ हानि विनियोजन खाता क्या है, यह क्यों बनाया जाता है, ये देख लेना है। फिर अस्थायी पूंजी खाता और चालू पूंजी खाता में क्या अंतर है, इसको देख लेना है। 7वें नंबर पे आता है लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाता में अंतर। ठीक है, तो 8वें नंबर पे आता है लाभों पर प्रभाव तथा लाभों के बंटवारे के नियोजन में अंतर। ठीक है, ये आपको देखना है इसमें से। आगे आता है चैप्टर ख्याति गुडविल। ठीक है, गुडविल में देखना है गुडविल क्या है, ख्याति क्या है, ख्याति गणना की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। फिर आता है किन परिस्थितियों में ख्याति की मूल्यांकन की जाती है, ये देख लेना है। फिर सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, ये देखना है। फिर लेखांकन मानक 26 के अनुसार ख्याति का जो है लेखांकन व्यवहार है। ठीक है, वो आपको देख लेना है। फिर ख्याति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन कारक जो ख्याति को प्रभावित करते हैं वो आपको बताना है। फिर आता है ख्याति की विशेषताएं एवं इनके स्वभाव, जो 4 प्रकार के होते हैं जानवर के स्वभाव के आधार पर। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, एक्सप्लेन कर देंगे हम, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए अगला प्रश्न है अगला चैप्टर है साझेदारी का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें से आपको पढ़ना है साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन से क्या आशय, यानी कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन से क्या समझते, ये देखना है। फिर किन परिस्थितियों में साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है, यानी कि सिचुएशन बताना है जिसमें साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब।
सिचुएशन है जिसमें शादी फर्म का क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है। आगे है त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या डिफरेंस है, ये देख लेना है। फिर आता है पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है ये भी आपको देखना है। लाभ हानि समायोजन खाता ये दोनों एक ही है, ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही करता है, ये भी आपको देख लेना है। फिर 5वें नंबर पे आता है फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक होता है, यानी कि जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है इस स्थिति में संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, यह है पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, और ये पूछ रहा है क्यों पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, ठीक है। आगे आता है जब वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो संचित लाभ या संचय का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है, ये भी बीबीए क्वेश्चन है, ठीक है। इसे प्रैक्टिकल भी आता है, जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म में कोई चेंजेस आता है तो इस कंडीशन में जो रिजर्व्स होते हैं उनको बंटवारा किस प्रकार करते हैं, इसका क्या क्या सिचुएशन है आप लोग जान रहे हैं। 2 सिचुएशन होता है जब संचय को डिवाइड हो जाता है, एक होता है जो उसको बनाए रखता है इसलिए सिंगल एंट्री होता है, ठीक है। आगे आए 5वां चैप्टर साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसमें आपको देखना नए साझेदार के प्रवेश से आप क्या समझते हो, व्हाट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। फिर आगे है साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों तैयार किया जाता है, ठीक है। ये आप पहले अगर आप जानकारी रख रहे हैं ना, तो अभी जो हम बताएं क्वेश्चन तो ये आसानी से हो जाएगा। फिर आए साझेदार के प्रवेश का फर्म पर प्रभाव, यानी कि एडमिशन जब होता है पार्टनर का तो फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको बताना है। फिर आगे साझेदारी में साझेदार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, साझेदारी में पार्टनरशिप में पार्टनर की नीड क्यों होती है, ये आपको लिखना है। फिर आता है नए साझेदार के प्रवेश पर होने वाले मुख्य एडजस्टमेंट कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन, जैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है, संचय को डिस्ट्रीब्यूट होता है, यही सब एडजस्टमेंट है जो आपको लिखना पड़ता है, आपको जानकारी होना चाहिए। आगे एक साझेदार के प्रवेश पर की जाने वाली आवश्यक जनरल प्रविष्टि को लिखें, कौन कौन एंट्री होता है, ठीक है। एक साझेदार के प्रवेश पर तो हम लोग जानते हैं कि जब पार्टनर आता है तो कैश अकाउंट DR2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर गुडविल नगद मिला आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफर कर देते हैं। हम अकाउंट का भी ऑब्जेक्टिव अपलोड करेंगे, NPO का अपलोड हो चुका है, उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देख लें, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब रिटायरमेंट की तरफ, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसमें पहला प्रश्न है साझेदार के अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं, यानी कि अवकाश ग्रहण क्या होता है ये आपको लिखना है, बहुत आसान है। कोई साझेदार जब एक निर्धारित सीमा यानी कि 60 ईयर्स का हो जाता है तो व्यवसाय से रिटायर ले लेता है, या ऐसे पहले भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो लगातार अस्वस्थ रह रहा है तो पार्टनरशिप से हट जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं जो 60 ईयर्स तक खींचना है, आपको काम करने में आप अवेलेबल नहीं है तो आप व्यवसाय से निकल जाइए, ठीक है, यही होता है रिटायरमेंट। फिर आगे आता है आपको साझेदार के अवकाश ग्रहण करने का साझेदारी पर प्रभाव क्या होता है, ये आपको इफेक्ट भी जो है ना बताना है। फिर आता है एक साझेदारी के अवकाश ग्रहण करने के समय में कौन कौन समायोजन होता है वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर आता है किसी साझेदार को लाभ की गारंटी देने का क्या अर्थ होता है, ये जरूरी नहीं, अवकाश ग्रहण भी कहीं भी हो सकता है, एडमिशन में भी हो सकता है, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में भी हो सकता है, एडमिशन और रिटायरमेंट में जनरली होता है, ठीक है। तो गारंटी का मतलब समझ लीजिए, हम होगा तो एक ही दिन में सारे कम से कम कोशिश करेंगे 2 से 3 चैप्टर को एक्सप्लेन एक दिन में कर दें, ठीक है, या लाइव आके। लेकिन लाइव के लिए आप लोग कमेंट, अगर 15 लोग कमेंट रहेगा, ठीक है, लाइव में 15 लोगों का कमेंट रहेगा तो हम लाइव आइए तो हम लाइव आ जाएंगे प्रत्येक दिन एक निश्चित समय पर, और सब दिन सभी सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 15 लोगों का रिकमेंडेशन आना चाहिए जो सर लाइव आइए, तभी आएंगे, क्योंकि हम उतना टाइम मेरे पास है नहीं जो हम आके 1-2 बच्चे जुड़े रहेंगे या नहीं जुड़े रहेंगे तो हम आके कुछ कुछ बोलते जाएंगे, नहीं। आपको अगर ऑन टाइम हमारे साथ जुड़ना है कम से कम 15 स्टूडेंट्स, तभी हम लाइव आएंगे। इसके लिए आप लोग रेडी हैं तो फिर कमेंट कीजिए, हम आने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आगे है साझेदार की मृत्यु, मृत साझेदार की उत्तराधिकारी या निष्पादक को देराशि गणना आप किस प्रकार करेंगे, यानी कि एक्सिक्यूटर को जो आप पेमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, ये पूछ रहा है। आगे एक मृत साझेदार को देराशि गणना किस प्रकार करेंगे। और तीसरा है यदि किसी साझेदार की मृत्यु वर्ष के दौरान हो जाती है, यानी कि कभी होता है मृत्यु का तो सडनली हो जाता है, तो बीच में अगर मृत्यु हो जाती है तो मृतक साझेदार
कि लाभ का हिस्सा आप किस प्रकार निकालेंगे। तो इस सब से उतना थ्योरी रहता नहीं है, ठीक है। आगे जो बच रहा है चैप्टर, उसका वीडियो कल कोशिश करेंगे जो आप लोगों को हम जरूर दे दें। तब तक इसे आप देखिए, इस पर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हम आपके लिए लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग कम से कम मेरे लिए मेरे चैनल के लिए थोड़ा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अलग अलग ग्रुपों में, कॉलेज के जो ग्रुप हैं, स्कूल के जो ग्रुप हैं, उसमें भेजिए और इसको पूरे बिहार में फैलाइए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।